इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अरे भाई चैप्टर शुरू हुआ ही और हम तो ये कहने लगे लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस क्या होता है भाई? ये एक इंडिकेटर है। एक नंबर तो वही इंटर बन गया आपका, ठीक है। और एक नंबर का आपका ये भी आ सकता है, और एक नंबर का आपका ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है। टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात हो रही भाई, स्ट्रेंथ होती है क्षमता, ताकतवर कितना है। तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर तो बढ़ती ही क्या बात हो रही है, सी की क्या बात बताई जा रही है, नेचर से पता चल रहा है नेचर। जो इंडिकेटर हमें, जो स्मेल के आधार पर हमें यह बात पता चले कि ये एसिड है या बेस है, उसे हम कौन सा इंडिकेटर बोलेंगे? और फैक्ट्री इंडिकेटर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्या है? एसिड है, और इसमें क्या है? बेस। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह बात बता दूं कि नोट्स के बिना आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती नोट्स के बिना। जहां पर आप सोच रहे हो कि बिना नोट्स के हम 100% प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल गलत है भाई। क्योंकि जहां पर एग्जाम आते हैं वहां पर नोट्स, जहां पर एक बात बता दूं कि जो टॉपिक आपका 10 मिनट लेता है समझने के लिए, याद करने के लिए, वहीं पर एग्जाम के टाइम पे नोट्स आप अगर आपके पास होंगे तो वहां पर 2 से 2.5 मिनट में आपको 10 मिनट का टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट क्लास 10। लेकिन इससे पहले और मैं बात बता दूं, मैं खुद अपने हाथों से आपको नोट्स बना के दूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, वह कोई साधारण नोट्स नहीं होंगे, उनमें मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने खुद 10 साल के पेपर एनालाइज किए हैं। हर टॉपिक के साथ ब्रैकेट में लिख रखा होगा कि यह किस साल आ चुका है यह टॉपिक, और साथ ही साथ यह भी कि कितने नंबर में आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे नोट्स मांगोगे और मैं आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि वह नोट्स सादा नोट्स नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंट भी बताए जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आ सकता है। सिर्फ नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं होता कि भाई 2-3 स्टेटमेंट लिख दी, ये है वे ये भी। अरे उसके बारे में अच्छी तरह पता भी होना चाहिए कि ये पेपर के लिए कितना जरूरी है। सही जगह प्रैक्टिस करोगे जब भी बात बनेगी। अगर आप ये नोट्स बना लिया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं आप उसमें लगातार मेहनत लगाने लग रही हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें नहीं लगाने लग रही हैं, तो फिर भाई क्या फायदा। इसलिए आप मुझसे नोट्स लो, उस पे ब्रैकेट में लगा के लिखूंगा कि कौन से साल आया था, कितने नंबर का आया था, कितने नंबर का आ सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है वह टॉपिक। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के टाइम पे कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा टाइम लगाना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मुझ पे ट्रस्ट कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100 स्कोर करोगे। सिर्फ आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप मुझसे बता देना कि हमें नोट्स इस चैप्टर के चाहिए, मैं खुद अपने हाथों से बना कर दूंगा, या फिर मैं पहले से रेडी होंगे तो मैं जब भी आपके पास भेज दूंगा। सब्सक्राइब करके जरूर आना भाई, ठीक है। कभी सर जी भाई जी भेज नोट्स दे दो, ठीक है। चलो तो चैप्टर शुरू करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। सबसे चैप्टर का नाम ही यही है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। शुरू करते हैं एसिड से, फिर हम बेसिस के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में हम साल्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक बात और बता दूं मैं शुरू में ही, क्लास शुरू होने से पहले, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब बहुत गहराई तक है, जो समझ गया ना तो वो कर जाएगा कुछ अपने भविष्य में, वरना वरना सुनते रहो, ठीक है। चलो तो भाई एसिड्स क्या है, एसिड्स क्या है। जो एसिड्स के 4 पॉइंट है, बेसिस के मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, एग्जांपल के सहित बता रहा हूं, और साल्ट्स को हम आखिर में कवर करेंगे। जो एसिड्स हैं, जो उसका टेस्ट है वह हमेशा श्योर होता है, यानी कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक इसका अपोजिट जो बेसिस है, इसका टेस्ट हमेशा क्या होता है, इसका टेस्ट हमेशा क्या होगा, कड़वा होगा। इसका टेस्ट हमेशा क्या होगा, कड़वा होगा। दूसरा पॉइंट एसिड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अरे भाई यहीं पे उलझ गई, चैप्टर शुरू हुआ नहीं और हम तो यहीं पे उलझ गए। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस क्या होता है भाई, ये एक इंडिकेटर है, इसके ऊपर पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसके ऊपर पूरा डिटेल से टॉपिक बन रखा है, इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं इंडिकेटर के, उसी में ये लिटमस पेपर आता है। तो
फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो लिटमस पेपर, आगे हम जान लेंगे कि ये लिटमस पेपर है क्या। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड में हमेशा ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, यानी जो ब्लू कलर है वह रेड कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, एसिड में। ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिस में रेड टू ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इट टर्न्स टू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। स्पेस के कारण मैंने शॉर्ट उसमें लिख रखा, बाकी आप फुल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, फिलहाल के लिए लिटमस याद रखो, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। When they are dissolved in aqueous solution, then it release H+ ion. एसिड हमेशा H+ ion रिलीज करेगा और बेसिस हमेशा हाइड्रोक्साइड OH- आयन रिलीज करेगा। लेकिन भाई कब रिलीज करेगा, सर जी है तो बताओ कब रिलीज करेगा। अरे भाई बता रहा हूं ना, शांति रखो। When they are dissolved in aqueous solution, क्या बोला गया, जब एक्वेस सॉल्यूशन में हम मिक्स करेंगे किसको, एसिड को, जब वह क्या करेगा, रिलीज H+ आयन। अब यहां पर आप बोलोगे एक्विस क्या होता है सर जी, एक्विस जिसमें वह सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी भी मिला हुआ हो उसे हम बोलेंगे एक्विस सॉल्यूशन। यहाँ आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे नहीं तो अब मैंने बता दिया ना, चिंता मत लो, आपके साथ है हम, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार इसमें एसिड में H+ आयन रिलीज होंगे, तो ठीक बेसिस में OH हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे, OH- आयंस रिलीज होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हमेशा याद रखना, कभी इसे भूल जाओ। H+ आयन OH- आयन, ठीक है। कभी भाई जब एक्वस में मिक्स करेंगे, एसिड करेंगे H+ आयन रिलीज और बेसिस करेंगे OH- आयन रिलीज। बात याद रखना, बार बार रिपीट होगी ये बात, हर टॉपिक में रिपीट होगी ये बात, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये दिमाग में छाप लो, ठीक है। एग्जाम्पल, एसिड का एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। दूसरी ओर एग्जाम्पल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। बेसिस में पांचवा पॉइंट भाई ये है और यह आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, MCQ में आ सकता है, या फिर आपके टेस्ट में भी आ सकता है, स्कूल के टेस्ट में, ट्यूशन के टेस्ट में, कहीं पे भी आ सकता है, या फिर MCQ में भी आ सकता है कि स्टेटमेंट दे दी जाएंगे 3-4 और उसमें से बताओ कि एल्कली किस राइट स्टेटमेंट कौन सी, और आपको 1 नंबर पूरी। अभी जान लो भाई, द बेसिस विच आर soluble in water are called alkali bases। अगर मैं द बेसिस, चलो आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, उसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया, ठीक है। जो भी चीनी है ना वे क्या कहलाएगी, एल्कली। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, क्योंकि वे चीनी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, तो वे क्या कहलाएगी, एल्कली कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार द बेसिस विच आर सोल्यूबल, वह बेसिस जो सोल्यूबल है, मिक्स हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं पानी में, उन्हें हम बोलेंगे एल्कली। 1 नंबर तो वही यहीं पर बन गया आपका, ठीक है। अरे 1 नंबर का आपका ये भी आ सकता है और 1 नंबर का आपका ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है। और जो साल्ट्स होते हैं 1 नंबर का ये भी आ सकता है, जो साल्ट्स होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकदार होता है। ये 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। और एग्जाम्पल तो भाई हर चीज का, NCERT एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल बोर्ड के पी जाओ, NCERT एग्जाम्पल्स के बिना है ना आपकी तो बात बनेगी नहीं, केमिस्ट्री में तो आपकी बात बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल तो बिल्कुल हर एक टॉपिक, छोटे से छोटे एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, और कोशिश करना कि छोटे से छोटे एग्जाम्पल को याद कर लो, ज्यादा प्रेशर ना लो, ठीक है। और अगर आपको छोटा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे तो उसकी भी ट्रिक लेके आएंगे, आप कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब टाइप्स के बारे में भी तो जान लिया भाई, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। बेसिस को भूल जाओ, अभी बेसिस को हमें नहीं जानेंगे, अभी बेसिस को हम नहीं जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ एसिड, बेसिस को एसिड के बाद। जो टाइप है एसिड के, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस, पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी बात, तीसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ एंड ऑक्यूरेंस, इन 3 बेसिस के आधार पर हम टाइप्स ऑफ एसिड्स को जानेंगे।
और इन्हीं तीन आधार पर, इन्हीं तीन बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ बेसिस को भी जानेंगे। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। इसके अंदर दो बातें आती हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सुनो भाई बात ध्यान से। ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं एसिड विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, जो हमें अर्थ से मिल रखी है, जो हमें अपनी एनवायरमेंट, जो हमारी प्रकृति है उसी से ही मिल रखी है, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। वह एसिड जो हमें हमारी एनवायरमेंट, हमारी प्रकृति, नेचर से ही हमें मिल चुके हैं, प्रकृति से ही हमें मिल चुके हैं। एग्जाम्पल लिख दो भाई, सिट्रिक एसिड, CITRIC सिट्रिक एसिड। ठीक है, यह ऑर्गेनिक एसिड हो गए। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, विच आर नॉट, यहाँ पर आएगा नॉट और प्रेजेंट के बीच में आएगा नेचुरली, विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर, जो कि नेचर से नहीं मिले हैं, जो कि नेचर में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन वी हैव टू प्रिपेयर देम आउटसाइड। इनऑर्गेनिक एसिड वे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक वे जो हमें प्रकृति से मिल रखे हैं, जो हमें नेचर से मिल रखे हैं। यह था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात हो रही भाई, स्ट्रेंथ होती है क्षमता, ताकतवर कितना है। तो यहाँ पर दो है इसके पार्ट, एक तो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड बात होगी, एक वीक एसिड, कितने स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलो तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज मोर H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जब हम मिलाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं H प्लस आयन। मैंने बोला था हर बार हर टॉपिक में यह बात आएगी, इसलिए दिमाग में बिठा लो। ठीक है, H प्लस आयन हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस में। ठीक है, चलो तो भाई H प्लस आयन रिलीज होगा एसिड में। ठीक है, कब होगा? जितनी ज्यादा मात्रा में एक्वस सॉल्यूशन में, जितनी ज्यादा मात्रा में यह मिक्स होगा उतनी H प्लस आयन रिलीज होंगी। ठीक है, रिलीज मोर H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार वीक एसिड क्या होते हैं? रिलीज लेस किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं? वीक एसिड की। रिलीज लेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में यह अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा तो क्या तो फिर ये कम ही तो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ना भाई। लो भाई देखो यहाँ पर एसिड व्हेन दे आर डिसॉल्व, एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे H प्लस आयन रिलीज करेगा। जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा उतनी ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा। जितनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो भाई वैसे ही लेस H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर लेस H प्लस आयन रिलीज किए तो वीक एसिड, अगर ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिलीज किए तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वीक एसिड जब कम हो H प्लस आयन, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड जब ज्यादा हो H प्लस आयन। कब? जब एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, अब तीसरे टाइप की बात करें, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भाई, कंसंट्रेशन इसके भी दो पार्ट हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड सबसे मैं सीधे सीधे बता देता हूं, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी होगा, बहुत ही कम मात्रा में पानी होगा, नामात्र पानी होगा, उसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड। और इसे हम प्योर एसिड भी बोलेंगे। किसे? कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि इसमें सबसे कम मात्रा में पानी होता है। ठीक है, और दूसरी ओर ठीक इसका अपोजिट है डिल्यूट एसिड। इसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? पानी है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिल्यूट एसिड। ओके, बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें भाई क्या था? वाटर था ज्यादा और इसमें वाटर था कम। ठीक है, इसमें कम था इसमें ज्यादा था, इसलिए डिल्यूट कहलाए। और यहाँ पर देखिए एंड those acids in which the quantity of solid water is slightly more and slightly diluted in nature। और जो डिल्यूट एसिड होते हैं वे क्या होते हैं? पतले होते हैं नेचर में। यहाँ पे लिख रखा है ना भाई, स्लाइटली डिल्यूटेड इन नेचर। डिल्यूटेड यानी अपने जो उनका नेचर है पतला होता है, वे यानी पतले होते हैं। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में ज्यादा बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और इसमें डिल्यूटेड एसिड में क्या होता है? पानी ज्यादा मात्रा में होता है और ये पतले भी होते हैं। ठीक है, और
अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ type of basis on the basis of occurrence, on the basis of strength, on the basis of concentration. अब ऑर्गेनिक एसिड की जगह आ जाएगा बेस, चीज डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन सेम रहेगी, बस छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे, छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे, यह अब बताएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी, एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, और यहाँ पर भी एसिड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, और बेस आ जाएगा। और कहीं पे एसिड लिखा हुआ है नहीं, चलो तो फिर अब बात करें हम टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने बोला कि डेफिनेशन सेम रहेगी। अब देखते जाओ यहाँ पर ऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया जो हमें नेचर से मिली, इनऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया जो नेचर से ना मिली, जो हम खुद बनाए। स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जिसमें एसिड में तो H+ आयन रिलीज होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया। बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं, OH- आयन रिलीज होते हैं, तो OH- आयन कम रिलीज हुए तो वीक बेस होगा, अगर ज्यादा रिलीज हुए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक एसिड के अपोजिट है, एसिड के अपोजिट हम बात कर रहे हैं, देख लो मैंने कुछ चेंजेस ही लिखे, एसिड की जगह सिर्फ मैंने बेस ही लिखा है, बाकी स्टेटमेंट सिर्फ वही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यहीं पे वही बात है भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पानी कम होगा और यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, और ये डिल्यूटेड इन नेचर, पतले भी होंगे किसमें, नेचर में, ठीक है। अब बात रह गई इनके एग्जाम्पल की, अब बात रह गई इनके एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल को मैं नोट्स में प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि एग्जाम में जब आपके MCQ आएंगे तो वो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें बहुत सारे दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में जैसे कि 3 एग्जाम्पल दे दिए, हर ऐसे 4 ऑप्शन में 3 एग्जाम्पल दे दिए और बोला जाएगा कि इनमें से बेसिस कौन कौन सी, बेसिस, ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस, ये सिंपल बोल दीजिएंगे कि बेसिस के कौन कौन से एग्जांपल है, तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे नोट्स ले लेना, उस नोट्स में मैं सभी वे लिख दूंगा जो अब तक एग्जाम में आए हैं और जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, सभी एग्जांपल में लिख दूंगा। चलो तो अब बात करते हैं इंडिकेटर, जो मैंने यहाँ पर बात की थी, लिटमस पेपर की बात हो रही थी ना, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, तो अब बात आ गई भाई लिटमस की। चलो यहाँ पर ध्यान से सुनो, दिस आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच चेंजेस कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जो अपना जो स्मेल है वह चेंज कर लेते हैं, क्यों, कब, जब एसिड और बेस की प्रेजेंस हो, इसे बोलते हैं इंडिकेटर। यहां पर हम समझाएंगे क्या मैं बताने जा रहा हूं। इसके इंडिकेटर के 3 पार्ट हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं नेचुरल इंडिकेटर। भाई नेचुरल से ही जान लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, यहाँ पर तो बढ़ते ही क्या बात हो रही है, सीधी क्या बात बताई जा रही है, नेचुरल से पता चल रहा है नेचर, जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिली हुई हो, प्रकृति से मिले हुए हो, उसे हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच वी गेट फ्रॉम आवर नेचर। इसकी डेफिनेशन आप ये लिख देना। अब दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा रिलेटेड किसके, स्मेल इंडिकेटर। यहाँ पर स्मेल चेंज हो जाएगी, गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, बेस होगा तो अलग स्मेल देगा, और अगर एसिड होगा तो दूसरी स्मेल देगा। जो स्मेल के आधार पर हमें यह बात पता चले कि यह एसिड है या बेस है, उसे हम कौन सा इंडिकेटर बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपके एग्जाम में MCQ में आ सकता है, या फिर 2 नंबर में आपके टेस्ट में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। एग्जाम्पल क्या लिखना है आपको, साथ ही साथ क्लब ऑयल, और भी एग्जाम्पल है नोट्स में मैं दे दूंगा, बार बार यह बात आपसे मैं बोल रहा हूं। तीसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, आर द इंडिकेटर नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं होते, जो हमें नेचर से नहीं मिली है, वी हैव टू सिंथेसाइज देम आवरसेल्फ, एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज।
सिंथेटिक इंडिकेटर वह होते हैं जो हम खुद बनाएं, हमें प्रकृति से बने बनाए नहीं मिले। एग्जाम्पल मिथेल ऑरेंज, ये भी आपके 2 नंबर में या 1 नंबर में आ सकता है, और यह पूरा आपके टेस्ट में भी आ सकता है 5 नंबर का। भाई 5 नंबर का कैसे आएगा, यह 4 नंबर का भी आ सकता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर की टाइप क्या है, इनकी डेफिनेशन लिखो, इनकी एग्जाम्पल लिखो, यह बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिले, और फैक्ट्री जो स्मेल के आधार पर हमें पता चले। सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो हमने खुद बनाए हों, ठीक है, जो हमें नेचर से न मिले। ये थे इंडिकेटर्स की बात। और अब हमारे अगले टॉपिक होंगे कौन कौन से, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे हम अगले पार्ट में जानेंगे। ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी मार्किंग स्कीम, कितने नंबर में क्या आ सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह थी बात कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, साल्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बेसिस और टाइप ऑफ बेसिस एंड एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, और इंडिकेटर क्या है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, कि अगर मेरे पास इसमें एसिड है और इसमें क्या है, बेस है, ठीक है, ठीक है, ओके, इसमें क्या है, एसिड है और इसमें क्या है, बेस है। बात समझ में, बात समझ में। तो एसिड में क्या होता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ब्लू कलर का जो पेपर है इसमें डाल दूंगा, मैंने ब्लू कलर का जब पेपर इसमें डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर इसमें पहले से ही बेस होता, अगर इसमें पहले से ही बेस होता तो इसका कलर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेस का तो कलर पहले से ही ब्लू है। अगर पहले से ही ब्लू है तो ब्लू डालने से क्यों चेंज होगा भाई, ठीक है, बात समझ में। इसमें ब्लू से रेड में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या था, एसिड था। एसिड कहाँ चेंज होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बेसिस में क्या होगा, रेड टू ब्लू। बात समझ में, आपको बात समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। इसी यह छोटी छोटी बातें है ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने साथ ही साथ ये बता दी, वरना मैं सोच रहा था कि अगले पार्ट 2 में बताऊं, लेकिन नहीं, मगर कोई ना, अब भी साथ ही साथ चल रहे हैं तो साथ ही साथ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे और साथ ही साथ साल्ट्स के पीएच के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स जरूर याद रखना, लाइक सब्सक्राइब कर दो और सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दो। थैंक यू।